नाउ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने अभी बात की कि जब हम कंपनी के ऊपर आते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अगर हम उन सब की सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें जनरल जर्नल में, तो जनरल जर्नल ओवर क्राउडेड हो जाएगा, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, और फिर मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरा, आप अपने अकाउंटेंट्स को ओवरबर्डन कर रहे हैं। फिर उस केस में अकाउंटिंग आपको एक वे आउट देता है कि आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को यूज करें। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नॉर्मली कहलाता है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें सिंगल एंट्री सिर्फ होगी, डबल एंट्री नहीं हो रही होगी। यानी आप ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक इंपैक्ट रिपोर्ट करेंगे, और इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं डे बुक्स का, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और डे बुक्स। आप इन डे बुक्स के अंदर डेटा पॉपुलेट करते रहते हैं, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं, और जैसे ही एक सर्टेन टाइम पीरियड एंड होगा, आप उस डे बुक्स का टोटल लेंगे, और उस टोटल से नाउ यू नीड टू रिकॉर्ड अ डबल एंट्री। और ये डबल एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी? दिस डबल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन योर जनरल जर्नल। ये याद रखिएगा, दैट्स द मेन आइडिया। प्रोसेस वही है। बीच में अकाउंटिंग साइकिल में ये एक टास्क हमने एडिशनल कर दिया, और इस टास्क एडिशनल होने की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब ये याद रखिएगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रही हैं। दैट कुड बी सेल्स, दैट कुड बी सेल्स रिटर्न, इसी के साथ आपकी परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न, देन आपके कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स। ये वो ट्रांजैक्शन है जो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती हैं, और इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम बेसिकली 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके साथ एक और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनेगा जिसको हम नाम देते हैं जनरल जर्नल। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इन ट्रांजैक्शन से रिलेट नहीं कर रही, अदर देन दीज ट्रांजैक्शन, तो उसको फिर आप रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल में। सो ऑन द अदर हैंड मैं ये कह सकता हूं आपका जनरल जर्नल भी आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का एक हिस्सा है। इररिस्पेक्टिव, इन सब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डेटा अल्टीमेटली डिराइव हो रहा है वो रिकॉर्ड जनरल जर्नल में ही होगा। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली जनरल जर्नल में। सो डायरेक्टली जनरल जर्नल में जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। लेकिन यह याद रखिएगा, यहां आप सिंगल एंट्री नहीं डबल एंट्री को ही फॉलो करेंगे। सो इट्स समथिंग जो आपके पास एक ऑड सिचुएशन आएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा एक और बुक ऑफ अकाउंट भी बनेगा जिसको हम बाद में जाके बात करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक लेटर। बट फर्स्ट हम जरा बात कर लेते हैं इनका फॉर्मेट और पैटर्न क्या होगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा? We need to group the transaction जो सिमिलर नेचर के हैं। मिसाल के तौर पे आपकी क्रेडिट सेल्स, आपके क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न्स, आपकी क्रेडिट परचेजेस या उन परचेजेस का रिटर्न, अगेन आपकी कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट्स, यानी आपने अगर कैश सेल्स किए हैं तो आपकी सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो कहां रिकॉर्ड होंगे? आपकी कैश रिसिप्ट बुक में। अगर आपने कैश परचेजेस किए हैं तो वो आपकी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे कैश पेमेंट बुक के अंदर। गॉट एन आइडिया?
हाँ, इनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है, एनी अदर सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने नॉन करंट एसेट खरीद लिया, आपने कोई और आइटम खरीद लिया, दैट शुड बी समराइज एज एनी अदर ट्रांजैक्शंस। और जो आपने ग्रुपिंग कर दी है तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस की, इस ग्रुपिंग में आपने डिसाइड करना है कि अब किस डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स किस डे बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं? सेल्स डे बुक में। सेल्स रिटर्न किस डे बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं? सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर। सेम परचेजेस या आपकी जो क्रेडिट परचेजेस हैं परचेज डे बुक, परचेजेस रिटर्न परचेज रिटर्न डे बुक, आपके कैश रिसिप्ट्स कैश रिसिप्ट्स डे बुक, और कैश पेमेंट्स डे बुक के अंदर। और इसके अलावा कोई भी और ट्रांजैक्शन रहेंगे तो वो कहां रिकॉर्ड होंगे? जनरल जर्नल में। तो बेसिकली अगर हम यहां थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले तो दे आर बेसिकली 7 डे बुक्स। नॉर्मली एक एडिशनल आएगी आपके पास डे बुक जिसको आप पेटी कैश बुक का नाम देंगे, और फिर हम उसको सेपरेटली देखेंगे कि उसके साथ हमें क्या करना है। बट वंस जब आप अपने डे बुक्स के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी फोर्टनाइटली, आफ्टर 15 डेज आप उन डे बुक्स का टोटल करेंगे, और उस टोटल के बाद आप अपने जनरल जर्नल से उस एंट्री को पोस्ट करके रेलेवेंट लेजर में पोस्ट कर देंगे, टी अकाउंट्स। हमने यही बात की थी ना, आपके अकाउंटिंग साइकिल में आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होते हैं आपकी डे बुक्स के अंदर। डे बुक्स का टोटल लेके सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसको लेजर जनरल जर्नल में पोस्ट करते हैं, और डाटा जनरल जर्नल से आपके टी अकाउंट्स में चला जाता है। और ये प्रोसेस क्रॉस पीरियड, क्रॉस अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है until the accounting cycle end approaches। और जैसे अकाउंटिंग साइकिल एंड होगा हमें अपने लेजर अकाउंट्स को बैलेंस आउट करना है, और उस बैलेंस आउट करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे उन लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस, और वो क्या कहलाएगा? ड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस वी हैव जस्ट डिस्कस। और ड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फिर अगेन एडजस्टमेंट्स। थोड़ा सा फॉर्मेट की बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू दीज थिंग्स, जरा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सो आपके परचेज डे बुक्स का जो फॉर्मेट है, जो परफॉर्मा है, वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम जरा परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में सबसे पहले आपने डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करने के बाद रेफरेंस नंबर। अब ये रेफरेंस नंबर आपका बेसिकली क्या है कि आपने जो एंट्री यहां पर मेंशन की है उस डॉक्यूमेंट में क्या नंबर है, यानी उस परचेज इनवॉइस का क्या नंबर है। अगेन परचेज इनवॉइस के बाद आप बताएंगे क्या ये ट्रेड पेबल से है। अगर ट्रेड पेबल से है तो उस ट्रेड पेबल में उस इंडिविजुअल का नाम जिस सप्लायर से लिया, देन लेजर रेफरेंस। लेजर रेफरेंस क्या है? उस टी अकाउंट, उस इंडिविजुअल सप्लायर के लेजर अकाउंट का रेफरेंस। ये हम जाके बात करेंगे जब कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन या कंट्रोल अकाउंट्स में डिस्कशन करेंगे, तो फिर हमें बात समझ में आएगी कि लेजर रेफरेंस क्या होता है। देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस वैल्यू। आई होप आप लोगों ने FA2 में वैट के बारे में पढ़ा होगा। हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे दैट वुड बी वैट, कि वैट होता क्या है या सेल्स टैक्स क्या होता है। एक्चुअली वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स और सेल्स टैक्स इंटरचेंजेबली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहे होते हैं। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि वैट क्या है या सेल्स टैक्स क्या है। यूके में सेल्स टैक्स की जगह उसको ज्यादातर नाम दिया जाता है वैट का। इन पाकिस्तान और इन इंडिया हम इसको ज्यादातर सेल्स टैक्स के नाम से याद करते हैं, एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। सो ये वैट आपका ना ही कभी इनकम है ना ही कभी आपका एक्सपेंस है। हम वैट के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। बट अगेन इन दिस केस आपको वैट सेपरेटली रिपोर्ट करना है कि मैंने जो टोटल इनवॉइस मेंशन किया था या टोटल इनवॉइस मुझे रिसीव हुआ है उस इनवॉइस में से वैट कितना है, और रिमेनिंग मेरा परचेजेस है। अब ये परचेजेस के अलावा कोई और एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि आपने क्लीनिंग करवाई है और क्लीनिंग के पैसे आप लोगों ने पे नहीं किए, क्रेडिट परचेजेस ऑफ सर्विसेज, तो आप उस क्लीनिंग को या उन अदर एक्सपेंसेस को हर एक एक्सपेंस का हेड बना के सेपरेटली रिपोर्ट करते रहेंगे कि वो एक्सपेंस की क्या नेचर है। इसी तरीके से अगर परचेजेस रिटर्न आ रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न में आप लोगों ने क्रेडिट नोट नंबर,
जाहिर है जब परचेज रिटर्न करें तो उसके साथ आप लोग एक क्रेडिट नोट भी दे रहे होंगे या डेबिट नोट एक प्रोवाइड करेंगे, वो क्रेडिट नोट नंबर, देन ट्रेड पेबल्स कितने हैं, उस लेजर का रेफरेंस क्या है जिस सप्लायर को आप वापस कर रहे हैं, देन इट रिव्यूड द टोटल एंड देन वैट, और फिर आपके पास नेट परचेजेस के हैं। अब याद रखना यहां अदर एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं है क्योंकि मैं सर्विसेज तो वापस नहीं कर सकता, क्लीनिंग सर्विसेज रिवर्स नहीं हो सकते, तो नॉर्मली आपको वो यहां नजर भी नहीं आ रहे होंगे। अगेन आपकी सेल्स डे बुक अगर है तो सेल्स डे बुक में वही अमाउंट्स रिकॉर्ड होंगे। इनवॉइस अब आपने बनाई है तो इनवॉइस नंबर आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होगा ऑलरेडी, उस इनवॉइस का नंबर, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं, आपके लेजर का रेफरेंस क्या है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, उसमें वैट अमाउंट क्या है, और उसके बाद उसमें सेल्स क्या क्या रिकॉर्ड किए, तो वो सेल्स आपको बताने हैं। यही डेटा आप रेप्लिकेट करेंगे अपनी सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर। इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस के अगेंस्ट अमाउंट्स मुझे रिटर्न हुए हैं, वो ट्रेड रिसीवेबल या मेरा कस्टमर कौन था जिससे मैंने रिवर्स किए, आपके लेजर का रेफरेंस क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, वैट क्या है, और नेट सेल्स क्या है। ये बेसिक फॉर्मेट है। हम एक्सेल की शीट के ऊपर जब हम इस पे प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ऑफ यू कि इन डाटा को हम अकाउंट फॉर क्या करेंगे। इसके बाद के सेक्शन में आपको ये चीजें किसी एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। देन कैश रिसिप्ट्स डे बुक, कैश रिसिप्ट्स डे बुक के अंदर भी फॉर्मेट आपको अगर लाइन नजर आ रहा हो कि रिसिप्ट किससे किया, उसका लेजर रेफरेंस क्या था, टोटल वैल्यू क्या थी, उसमें वैट क्या थी, और क्या ये सेल्स कैश बेसिस पे हुए तो मेंशन करें। अगर कोई और रिसिप्ट्स मिले यानी कोई और सर्विसेज दिए या किसी भी तरह के कोई और रिसिप्ट्स मिल गए तो वो क्या है। और अगर आपने क्रेडिट सेल्स किए थे और क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट कुछ रिसीव हो रहा है और आपने उसमें कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए थे, उन डिस्काउंट्स की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से कैश पेमेंट बुक, ये कैश पेमेंट बुक में भी आप लोगों ने यही चीजें मेंशन करनी है, किस डेट को हुआ, किस चेक से थ्रू, किस चेक नंबर के थ्रू आपने पेमेंट किया, देन पे किसको किया, टोटल पेबल्स कितने थे, उसमें से आप लोगों ने अगेन उसका लेजर रेफरेंस क्या था, टोटल वैल्यू, वैट की क्या वैल्यू है, परचेज। अब ये टोटल वैल्यू और वैट की वैल्यू जो नजर आ रही है ये नॉर्मली कैश परचेजेस के लिए है। अगेन अगर आपने किसी पेबल्स, किसी ट्रेड पेबल्स के अगेंस्ट पे किया तो वो भी आपको रेफरेंस नजर आ रहा होगा यहां। इसके अलावा कोई पेमेंट्स हैं तो भी आपको बतानी है। और अगेन नाउ यू कैन रिसीव द डिस्काउंट ऑन दीज ट्रेड पेबल्स। आपने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लिया तो डिस्काउंट की वैल्यू इस कॉलम में रिकॉर्ड होगी ताकि आप अपने पूरे पेबल्स को एलिमिनेट कर सकें। हम इस सिचुएशन को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक्सेल के ऊपर इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या इस प्रोसेस से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। विल बी लुकिंग इनटू अ थ्रू एग्जांपल कि हम इनको अकाउंट फॉर कैसे कर रहे हैं और इन दो बुक्स का टोटल हम लेजर्स में कैसे पोस्ट करेंगे और फिर लेजर से फर्दर कैसे मूव होगा। बट लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स लेटर। कुछ बात कर लेते हैं द 7th डे बुक जिसको हमने नाम दिया था जनरल जर्नल। और जनरल जर्नल में कोई भी और ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी, लेकिन यहां डबल एंट्री का इंपैक्ट आएगा। अगेन डे बुक्स का भी टोटल जो हमारे पास यहां लास्ट कॉलम जो आपके पास ये टोटल आ रहा था, दिस टोटल, इस टोटल से आप डबल एंट्री कर रहे होंगे और डबल एंट्री के दूसरे इंपैक्ट्स हैं वो आगे आपको प्रोवाइड किए गए होंगे। हम उनको रेफरेंस देखेंगे एक्सेल शीट के अंदर, फिर हम बात करेंगे। बट कोई भी और ट्रांजैक्शन है जो किसी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते उसको डायरेक्टली आप जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हम ऑलरेडी उसके एग्जाम्पल्स में बात कर चुके हैं। नॉर्मली दीज आर ईयर एंड बैलेंसेस जिसमें डिप्रिसिएशन हो सकता है, एमोर्टाइजेशन हो सकता है, बैड डेट्स राइट ऑफ हो सकते हैं, आपके कोई और इसके अलावा अलाउंसेस हो सकते हैं, आपके नॉन करंट एसेट की सेल्स या परचेजेस हो सकती हैं, या कोई एरर हो गया है उस एरर की रेक्टिफिकेशन हो सकती है। ये तमाम के तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे आपके जनरल जर्नल में। और जब कभी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होंगे तो उसका फॉर्मेट आपके पास कुछ यहां प्रोवाइडेड है, विच इज डबल एंट्री ऑन जनरल जर्नल। कैसे रिकॉर्ड होगी, मैंने एग्जांपल ली हुई है सिर्फ और सिर्फ सपोज सेल्स की सपोज। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स। तो आप इसकी प्रेजेंटेशन आपके जनरल जर्नल की यही होगी।
अब कुछ बात कर लेते हैं पेटी कैश की, द लास्ट थिंग, पेटी कैश। नाउ यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई पेटी कैश? यह पेटी कैश होता क्या है? रिमेंबर वन थिंग, बिजनेस अपने तमाम के तमाम एसेट्स को इंश्योर करता है कि इन पे मेरा कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो। बीइंग अ कंपनी, मैंने आपको पहले ही बताया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जब आप कंपनी की बात करेंगे ना तो कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। व्हाट दैट प्रॉब्लम इज कि कंपनी के अंदर क्योंकि बहुत मैसिव बिजनेस है, तो हर चीज को खुद अपनी नजर में रखना या अपने कंट्रोल में रखना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर चीज को ओवरलुक कर रहा हो। सो फिर मैनेजमेंट उस फ्रॉड के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ इंटरनल चेक्स लगाता है। अब इन तमाम के तमाम एसेट्स जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वल्नरेबल रिस्क की आइटम कैश है। फॉर एग्जाम्पल, I have a $10 note cash and you have also a $10 note cash available. मुझे बताएं इन दोनों $10 में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका भी $10 का नोट लेके अपनी पॉकेट में डाल लेता हूं और आप कहते हैं नहीं सर आपने मेरा $10 का नोट ले लिया, आई वुड से नहीं ये नोट मेरा अपना है। आप कहेंगे नहीं सर मेरा उसके ऊपर आई हैव सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स। अब हर करेंसी नोट में तो आप मार्क नहीं लगा सकते ना। फिर अगेन जब आप वो करेंसी नोट किसी और को देंगे तो क्या मार्क उसके ऊपर से हटा कर देंगे? बाय द वे इट्स इलीगल कि आप करेंसी नोट को मार्क करें, आप उसमें मार्क नहीं कर सकते। अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि करेंसी नोट को वेरीफाई कैसे करेंगे, वो आपका है या मेरा है? तो थेफ्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप नॉर्मली जब बिजनेसेस को देखेंगे तो बिजनेसेस जो भी कैश रिसीव करते हैं उस कैश को बैंक करवा देते हैं, ऑफिस या बिजनेस प्रेमिसेस में नहीं रखते। सबसे बड़ा रीजन रिस्क रिलेटेड टू कैश। लेकिन अगेन डे टू डे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए मुझे कैश में पेमेंट करना है, तो क्या मैं सारा कैश अपने बिजनेस प्रेमिसेस में नहीं रख रहा? तो फॉर एग्जाम्पल एक मेहमान आ गया, देयर इज सम कस्टमर जिसको एंटरटेन करना है, उसको कप ऑफ टी, वी आर गोइंग टू ऑफर अ कप ऑफ टी और अ बिस्किट्स। तो मुझे ये बताएं उसके लिए मैं 5 या $2 का चेक बनाऊंगा और चेक बना के अपने जो ऑफिस बॉय है उसको भेजूंगा, जाऊं फौरन से इन कैश करवा के ले आओ। और 2 मिनट बाद एक और मेहमान आ गया, अब $2 का एक और चेक बनवाया। तो इट्स ए ह्यूज हैसल। बिजनेसेस इंश्योर करते हैं कुछ थोड़ा कैश अपने बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर हमेशा रखूं, जिससे मैं ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस पे ऑफ करता रहूं। जाहिर है अब ये है तो कैश, तो इस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए हम फर्दर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करते हैं कि पेटी कैश कहीं पड़ा हुआ है, इस पेटी कैश के लिए भी एक वाउचर बनेगा। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटरनल कंट्रोल्स, वेरीफाइबिलिटी। जब तक पेटी कैश के लिए वाउचर बना नहीं है और वो ऑथराइज्ड पर्सन ने ऑथराइज नहीं किया, आप पेटी कैश का एक्सपेंस भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बेशक वो $1 का ही क्यों नहीं है। गॉट एन आइडिया? सो दैट्स हाउ अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, जिससे मैनेजमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, with these rules and guidelines and checks। तो पेटी कैश की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास आ गई कि पेटी कैश की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। अब अगर पेटी कैश की रिक्वायरमेंट है तो जाहिर है पेटी कैश सिस्टम में मुझे कैश रीइंबर्स भी करना है। इसके लिए जो पहला एस्पेक्ट है दैट इज नेम्ड एज एन इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम की एक बहुत कमाल क्वालिटी है। इंप्रेस सिस्टम हमेशा इंश्योर करता है कि पेटी कैश के अंदर एक सर्टेन अमाउंट का बैलेंस रहना चाहिए। मैनेजमेंट इंश्योर करती है एक वीक के बाद $100 मैं पेटी कैश में डिपॉजिट करवा दूं या $50 डिपॉजिट करवा दूं हर वीक के बाद। लेकिन यू नीड टू इंश्योर अंडर एन इंप्रेस सिस्टम, आप ये देखते हैं कि मेरे पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था, सपोज इट्स $50। ड्यूरिंग द वीक आपने $20 क्या कर दिए, एक्सपेंस कर दिया। बकाया कितने डॉलर रह गए पेटी कैश सिस्टम के अंदर? $30। हो सकता है पेटी कैश में कोई पेटी आपकी इनपुट्स भी आ जाएं,
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने कोई स्क्रैप सेल किया, अब ये स्क्रैप भी उसने क्योंकि बहुत पेटी सा अमाउंट रिसीव हुआ उसने वो पेटी कैश में डलवा दिया तो पेटी कैश बढ़ गया। इसी के साथ हो सकता है बीइंग एन एम्प्लॉय में ऑफिस से निकल रहा था एंड आई डोंट हैव द कैश, तो मैंने पेटी कैशियर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दे, मैं आपको 2-3 दिनों बाद रीइंबर्स कर दूंगा जब मैं वापस आऊंगा। ज़ाहिर है मुझे अब घर जाना है एंड आई डोंट हैव कैश, तो आपका पेटी कैशियर आपको कुछ थोड़े से अमाउंट्स पेटी कैश से दे रहा है। इसको आप नाम देते हैं IOU, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और पेटी बोरोइंग्स। घर जाने के लिए मुझे गाड़ी के लिए रेंट चाहिए था, मैंने जो बुकिंग करवानी थी अपनी वाया उबर, आई नीड टू गो बैक होम, तो मैंने पेटी कैश से वो अमाउंट रीइंबर्स करवाई, लेकिन इसको मैंने क्या नाम दिया? IOU, राइट? IOU और IOU, the employee or any other individual or the company very petty amounts, तो ये अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो ये आपके पास रीइंबर्समेंट आएगा। रीइंबर्समेंट, आपके ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर हो सकता है आपको इनमें से कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करे और आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दे दे। इट इज पॉसिबल, और यही पैटर्न F3 का है। F3 में जब आप बात करेंगे ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि ये भी एक तरह का वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देगा, या वो आपसे ये डिमांड कर लेगा कि आपके इम्प्रेस सिस्टम का बैलेंस ये है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो भी इनक्लोज कर रहा है पेटी कैश, सपोज इट्स अ वीक, इट कुड बी 15 डेज, इट कुड बी अ मंथ, लेकिन हम एक वीक की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर पेटी कैश का इम्प्रेस सिस्टम एक वीक में ही चले, इट कुड गो बियॉन्ड 15 डेज और 20 डेज, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पेटी कैश में उतना बैलेंस ऐड करके रखेगा कि ओपनिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, और इस टाइम ड्यूरेशन में अराउंड $50 to $20 या $50 to $100 ही स्पेंड हो रहे होते हैं, राइट? और अगर किसी वजह से बिजनेस ऑपरेशन एक्सपैंड हुए और बिजनेस एंटिटी को लगता है कि अब हमारे पेटी कैश एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो वो अपने इस इम्प्रेस सिस्टम के बैलेंस को इंक्रीज भी कर सकता है, दैट कुड बी अनदर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगेन पेटी कैश के अंदर जो बेसिक आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं वो यही आइटम्स है, और एग्जामिनर आपसे ये डिमांड कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ज्यादातर क्वेश्चन में नजर आ रहा होता है, दैट इज वो आपसे डिमांड कर रहा है मुझे बताएं कितनी कैश रीइंबर्समेंट करनी है पेटी कैश के अंदर। तो आपको ये देखना होगा कि मेरी पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, और उसको वापस उस इम्प्रेस सिस्टम, उस इम्प्रेस्ड वैल्यू के ऊपर रिटेन करने के लिए मुझे कितना और कैश बैंक से ड्रॉ करना है। यही आपका पेटी कैश सिस्टम है, और इसी की बेस पे हम क्या कर रहे होंगे? फर्दर अमाउंट्स और कैश रीइंबर्स करेंगे पेटी कैश के अंदर। हम एक्सेल पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि इस प्रिंसिपल को हम वहां कैसे अप्लाई करें।